हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स द रियल लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में 6 लेक्चर पढ़ चुके थे। ये हमारा 7वां लेक्चर है और 7वें लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, ओनली कैपेसिटिव सर्किट। ठीक, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ओनली रेजिस्टिव सर्किट और ओनली इंडक्टिव सर्किट कर रखा है। ठीक, तो इसमें हम लोग करना क्या क्या है, जैसे जैसे हम लोगों ने ओनली इंडक्टिव सर्किट में वर्किंग किया हुआ था, सेम वर्किंग यहाँ भी करेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। कैलकुलेशंस में देखेंगे करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस क्या आता है या फेज का चेंज कितना आता है। उसके बाद इम्पीडेंस कैलकुलेशन करेंगे। चलते हैं अपने पहले पेज पे। तो मैं हेडिंग कर देता हूँ, कैपेसिटिव सर्किट। ठीक, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पहले कैपेसिटिव सर्किट और सब चीज़ें हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट के लिए। इसमें होगा क्या, एक कैपेसिटर होगा जिसके अक्रॉस कोई एक सोर्स लगा होगा और मैं एज्यूम करूँगा कि इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो IT करंट है। ठीक, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस से ले लिया, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको मैं VC कह रहा हूँ। जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है इसका जो वोल्टेज है इसको मैं VT बोल रहा हूँ, जो किसके बराबर है, V0 e टू द पावर jωt के बराबर। ठीक, इसी VT को हम लोग एज अ फेजर वोल्टेज या वोल्टेज फेजर की तरह भी ट्रीट करते हैं या वोल्टेज वेक्टर की तरह भी ट्रीट करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर कहीं बुक्स में ऐसे वेक्टर लगाया गया होगा तो भी ठीक है। ठीक, अब इसमें हम लोग पहला वर्किंग क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं और किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के बाद VC के अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं। VC के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो आप लोग जानते हैं कि इसमें दो ही कंपोनेंट हैं, एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो मैंने पीछे भी बता रखा था कि जो VC होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, VT के बराबर आ जाएगा। ठीक, यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो जो सोर्स का वोल्टेज है उसी के जस्ट बराबर होगा। ठीक, अब हमको निकालना है इसमें करंट। करंट कैसे निकाला जाएगा, फिर से यहाँ पे करंट निकालने के दो तरीके होंगे। जैसे पीछे हम लोगों ने किया था इंडक्टिव सर्किट में, तो वहाँ पर भी दो तरीके हमने यूज़ किए थे, यहाँ पर भी हम दो तरीके यूज़ करेंगे। पहला तरीका क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे सीधा सीधा। दोनों तरीके सही हैं, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में आंसर भी सेम आता है, बस थोड़ा सा वर्किंग करने का तरीका अलग है। ठीक, तो हम लोग करेंगे क्या, आप लोग फार्मूला जानते हैं Q = CV, पढ़े होंगे। अब अगर मैं QT लिखूँ इसको तो क्या आ जाएगा, ये C VT के बराबर। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, करंट। करंट क्या होता है जनरली, I = dQ/dt। तो यहीं से हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं I ना लिख करके इसी को मैं IT लिखने जा रहा हूँ सीधा सीधा। तो IT की वैल्यू कितनी आएगी हमारे, ठीक, इसको मैं मान रहा हूँ क्या, करंट वेक्टर। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ मैं IT को क्या मान रहा हूँ, करंट वेक्टर। तो ये कितना आ जाएगा, ddt ऑफ QT, या हम लोग लिख सकते हैं ddt ऑफ CVT। ठीक, एक्चुअल में जो VT में लिख रहा हूँ किसके बराबर होना चाहिए था, VC के बराबर होना चाहिए था, बट VC की वैल्यू VT ऑलरेडी है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली क्या ले लिया, VT ही ले लिया। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे आप लोगों को। अब VT की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर देंगे हम लोग, हमारे पास पहले से VT की वैल्यू गिवन है। तो IT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, IT = ddt ऑफ C, VT की वैल्यू V0 e टू द पावर jωt। ठीक, अगर इसका आप लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसमें देखिए C V0 तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, e टू द पावर jωt का डिफ्रेंशिएशन होगा, e टू द पावर jωt का डिफ्रेंशिएशन करने पे आएगा क्या। तो मैं थोड़ा सा पेज को शिफ्ट कर लेता हूँ। जो IT है कितना आ जाएगा, C V0 e टू द पावर jωt का डिफ्रेंशिएशन एज इट इज e टू द पावर jωt ही आ जाएगा। इसके बाद jωt का जब हम लोग करेंगे तो इनटू में क्या आ जाएगा, j। ठीक, या इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, IT =
देखिए इसमें मैं करने क्या जा रहा हूँ, सी ओमेगा जे वी नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी, इन दोनों को भी यहाँ पे ले लिया, सबको एक साथ मल्टीपल में कर लिया। या इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई टी इज इक्वल टू जे वी नॉट अपान 1 अपान ओमेगा सी, जो सी में था इसको ओमेगा सी लिख रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अपान में कर दिया। 1 अपान में करने का फ़ायदा क्या होगा कि फिर से ऊपर चला जाएगा, ठीक। इनटू में क्या आ जाएगा, ई टू द पावर जे ओमेगा टी। फिर से मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो पीछे जैसे मैंने बताया हुआ था पिछले लेक्चर में, अगर आप लोगों ने ओनली इंडक्टिव सर्किट वाला लेक्चर नहीं देखा हो तो उसको जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, मैं इस जे को मैं पावर में लाना चाहता हूँ, तो कैसे पावर में लाऊंगा। पावर में लाने के लिए मैंने बताया था सिंपल सा, ई टू द पावर जे पाई बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। कितना आएगा ये, कास पाई बाई 2 प्लस जे साइन पाई बाई 2। यहाँ देखिए कास पाई बाई 2 की वैल्यू 0 प्लस जे साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1। ये कितना आया, 1 के बराबर आ रहा है, सॉरी जे के बराबर। अब प्लस जे के बराबर आ रहा है तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर प्लस जे पाई बाई 2 इज इक्वल टू जे, यानी जे के जगह पर हम लोग ये क्वांटिटी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। तो यही मैं करने जा रहा हूँ, जे के जगह पर ई टू द पावर जे पाई बाई 2 में रिप्लेस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से जे को मैं यहाँ पे इनटू में लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कर देने जा रहा हूँ, ठीक। तो ये चीज़ मैं यहीं पर लिख रहा हूँ ऊपर। हमारे पास आई टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी नॉट अपान 1 अपान ओमेगा सी इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी इंटू ई टू द पावर जे पाई बाई 2, ठीक। अब यहाँ पे देखिए दोनों का बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो आई टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी नॉट अपान 1 अपान ओमेगा सी ई टू द पावर जे अंडर ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक। तो ये हमको आई टी की वैल्यू मिल गई, यानी करंट का एक्सप्रेशन मिल गया। अब करंट के एक्सप्रेशन से इसको मैं हटा रहा हूँ। करंट के एक्सप्रेशन से एक चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी कि जो हमारा करंट है यहाँ दिख रहा है फेज में 90 डिग्री आगे होगा, किससे, वोल्टेज से, ठीक। यानी कि मैं एक तरह से कह सकता हूँ तो ये कि मैंने क्या निकाल रखा है, करंट वेक्टर ही निकाल रखा है, या करंट फेजर भी बोलते हैं इसको। यहाँ मैं एक बार फिर से बता दूँ, एक तरफ मैंने वेक्टर क्वांटिटी लगा रखा है, दूसरी तरफ नहीं लगाया हुआ है, ठीक। तो इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन में ना आइएगा कि इधर वेक्टर लगा है तो इधर भी होना चाहिए था, क्योंकि ये रूल होता है। बट यहाँ पे क्या है कि जो ई टू द पावर जे ओमेगा टी लिखा गया है, इसमें डायरेक्शन पहले से स्पेसिफाई कर दिया गया है, ठीक, कि इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है, वर्चुअल पार्ट है वो क्या है। रियल पार्ट हमेशा एक्स एक्सिस पे ले आता है, वर्चुअल पार्ट वाई एक्सिस पे। तो ये पहले से इसकी डायरेक्शन क्या है, स्पेसिफाइड है, इसलिए हम लोग इस साइड वेक्टर नहीं लगाते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास क्या आ गया, करंट का एक्सप्रेशन। अब यहाँ से हम लोगों को फेजर डायग्राम बनाना है। तो फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं हम लोग, फेजर डायग्राम बनाने के लिए किस किस इक्वेशन का यूज़ करते हैं, जो हमको वोल्टेज फेजर दिया रहता है और जो हमारा करंट फेजर मिलता है, यानी कि इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ और ये हमारा है सेकंड इक्वेशन। इन्हीं दोनों एक्सप्रेशंस का यूज़ करना है हमको। यूज़ करेंगे तो कैसे बनेगा, तो मैं यहीं पे थोड़ा सा बोर्ड को शिफ्ट करके बना रहा हूँ। हमको चूँकि वोल्टेज का भी एक्सप्रेशन चाहिए, वोल्टेज का भी एक्सप्रेशन दिखता रहना चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, रियल एक्स एक्सिस, ठीक, और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक। इसको इमेजिनरी वाई भी बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस होती है जनरली, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। अब देखिए वोल्टेज वाले में क्या है, वी नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड वी नॉट है। दूसरी चीज़ जो एंगल है इसका ये ओमेगा टी है, यानी कि जो थीटा की वैल्यू कितना है, रियल एक्स एक्सिस से ओमेगा टी डिग्री आगे ही है। तो इसको मैं क्या करूँगा, हाँ ऐसे बना रहा हूँ, ठीक। ये किसका होगा, वेक्टर वी टी है, यानी कि ये वोल्टेज फेजर है। अब वोल्टेज फेजर का यहाँ से एंगल ओमेगा टी के बराबर। अब देखिए करंट फेजर ही है हमारे पास। करंट फेजर जस्ट
क्या है, इस वोल्टेज फेजर से जो ओमेगा टी से 90 डिग्री आगे है, ठीक है, दिख रहा है, मतलब करंट जो है 90 डिग्री लीड कर रही है कैपेसिटिव सर्किट में, या वोल्टेज कहें कि 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो करंट लीड कर रही है तो इससे 90 डिग्री आगे होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो हमारा आई टी का एम्पलीट्यूड है वो क्या है, वी नॉट टाइम्स 1/ωc, मतलब वी नॉट का कुछ टाइम्स कम हो रहा है, यानी कि जो करंट का एम्पलीट्यूड होगा वो कुछ कम होगा। तो मैं यहाँ से जस्ट 90 डिग्री के पर ये बना रहा हूँ जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, वी टी से कम है। ये कौन सा हो गया, आई टी फेजर, ठीक। इसका एंगल यहाँ से कितना है, ये 90 डिग्री है, ठीक। अब यहाँ से एंगल कितना बनेगा, ये सिंपल सी बात है, ओमेगा टी रहा होगा, क्योंकि जितना एंगल आगे ये गया है उतना एंगल इधर ये गया होगा, ठीक। तो ये ओमेगा टी एंगल रहा होगा। तो ये हमारा फेजर डायग्राम हुआ। अगर इसी में आप लोग चाहें कि v की वैल्यू एट टी इक्वल्स टू 0, ये फेजर कहाँ आएगा, तो एट टी इक्वल्स टू 0 जब कहेंगे आप लोग तो हमारा फेजर यहाँ पे आ जाएगा, ओमेगा टी मतलब ये 0 हो जाएगा, एंगल 0 होने का मतलब v0 फेजर जो होगा वो यहाँ आएगा, ठीक। और जब v0 फेजर यहाँ आएगा तो उसमें i0 फेजर कहाँ होगा, तो यहाँ जो ओमेगा टी ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, j π/2 बचेगा, मतलब π/2 डिग्री आगे। तो इस रियल एक्स से π/2 डिग्री आगे कौन है, y एक्सिस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, फिर से मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, i0 फेजर, ठीक, यानी t इक्वल्स टू 0 पे जो i आएगा वो यहाँ आएगा। तो ये हमारा कन्फर्म हुआ क्या, फेजर डायग्राम। ये पूरा का पूरा क्या है, फेजर डायग्राम, ठीक। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फेजर डायग्राम के बाद, हाँ यहाँ मैंने फेजर डायग्राम बना दिया, मैं एक चीज़ भूल गया, दूसरा मेथड बताना भूल गया, ठीक। दूसरे मेथड से हम लोग कैसे ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा सा और बोर्ड को शिफ्ट करके, क्योंकि एक्सप्रेशन सेम आना है तो उसके लिए भी फेजर डायग्राम सेम बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी है, ठीक। मेथड सिर्फ चेंज है, मेथड चेंज क्या है, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग किया गया है, अलग भी कुछ खास नहीं है। जैसे कि मैंने क्या लिखा हुआ है, v इक्वल्स टू v0 e⁻ j ओमेगा टी, इसको वेक्टर मान लेता हूँ। हमको i निकालना है, ठीक। हम इसमें करते क्या है कि एक i का एक्सप्रेशन अपने से एज्यूम कर लेते हैं, तो कोई एक रैंडम एक्सप्रेशन इसी टाइप का हम एज्यूम कर लेंगे, ठीक। तो देखिए जो i फेजर होगा इसको मैं मान लेता हूँ I0 e⁻ j ओमेगा टी प्लस फाई समथिंग आएगा, ठीक। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोगों को पता है Q इक्वल्स टू सी भी होता है, या यहाँ से V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q/C, ठीक। अब हमको V गिवन है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, Q/C है, यहाँ पे हमको लेकिन रखना क्या है, I किसके बराबर होता है, dQ/dt के, ठीक। dQ/dt से अगर हम रखना चाहें तो हमको Q की वैल्यू कितनी आएगी, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से I इक्वल टू कितना होगा, dQ/dt, यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आएगी, dQ इक्वल टू I dt, या Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I dt, ये पुट करना होगा हमको। तो यहाँ Q की जहाँ पे यहीं में पुट कर दे रहा हूँ, तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I dt, ठीक। अब देखिए हमको I का एक्सप्रेशन पहले से पता है, ये इस क्वांटिटी को उठा के यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I0 e⁻ j ओमेगा टी प्लस फाई इंटू, ठीक। अब I0 तो कांस्टेंट है, I0 तो बाहर चला जाएगा, I0 को बाहर कर देता हूँ मैं, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/c, या I0/c कर देता हूँ सीधे, I0 को भी बाहर कर लेता हूँ मैं। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, आप लोग जानते हैं कि e⁻ j ओमेगा टी प्लस फाई का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो सीधा सीधा e⁻ j ओमेगा टी पहले तो आएगा, e⁻ j ओमेगा टी प्लस फाई एज इट इज आएगा, अपान में j ओमेगा, ये आता है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से सॉल्व करूँगा अगर मैं, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, I0 है,
ई टू द पावर जे ओमेगा टी प्लस फाई, आई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी प्लस फाई क्या है, आई ही है, तो इसको आई फेजर फिर से मैं लिख सकता हूँ। तो आई फेजर इसको लिख रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, आई इधर भी कर देता हूँ फेजर में, अपान जे ओमेगा सी। ठीक, यहाँ से देखिए इसको मैंने पूरा आई लिख दिया, नीचे जे ओमेगा सी बचा, जे ओमेगा सी लिख दिया। या इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर नीचे जे से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नीचे जे स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर जे आ जाएगा, और जे स्क्वायर को वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस जे आई फेजर अपान ओमेगा सी। ठीक, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास। ये किसकी वैल्यू आ गई, भी की। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ फेजर भी इज इक्वल टू माइनस ऑफ जे अपान ओमेगा सी फेजर आई। ठीक, अब फेजर आई की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको मैं अलग करता हूँ यहाँ से। फेजर आई की वैल्यू ओमेगा सी अपान माइनस ऑफ जे फेजर बी। ठीक, और माइनस जे नीचे आ रहा है तो उसको फिर से हम चेंज करना चाहें अगर, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से जे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर जाएगा नीचे जे स्क्वायर -1 होगा, माइनस से माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा जे ओमेगा सी फेजर भी। ठीक, और अगर आप लोग इसको फिर से कंपेयर करेंगे इससे, ध्यान दीजिए, तो क्या आ रहा है, जे सामने आया हुआ है, जे को फिर से मैं आगे बढ़ा के लिख सकता हूँ, मैं थोड़ा सा लिख ही दे रहा हूँ। इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा सी फेजर वी का वैल्यू कितना था, वी नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी इंटू जे, और जे को मैंने अभी पीछे क्या बताया था कि पुट कर सकता हूँ मैं ई टू द पावर जे पाई बाई 2। तो यहाँ जे के जहाँ मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ओमेगा सी वी नॉट ई टू द पावर पाई बाई 2। ठीक, यहाँ से फिर से देख लीजिए, जे कॉमन कर लीजिए, पावर साइड हो जाएंगी, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको वी नॉट अपान 1 अपान ओमेगा सी। ठीक, 1 अपान ओमेगा सी, ये नीचे चला गया, ई टू द पावर जे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक, ये किसकी वैल्यू आ गई, आई फेजर की। अब देखिए फिर से यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को हम लोग इस इक्वेशन से कंपेयर कर ले जो मैंने आई फेजर माना हुआ था। ठीक, ये दोनों एक ही है, आई मैंने इधर पे कहीं से मैं बड़ा लिख दिया हूँ, ध्यान दीजिएगा दोनों क्या है, सेम ही है। आई जहाँ से मैंने ये कैप इस्तेमाल लिया था, यहाँ से मैंने बड़ा लिख दिया है। ठीक, बट ये दोनों आई सेम है, जो फेजर में आई माना हूँ ये सेम ही है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप लोग देख रहे हैं कि फाई की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, फाई इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक, तो एक मेथड ये है, यहाँ पे आप लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से करके यहाँ से भी आई की वैल्यू निकालेंगे तो सेम आएगा। ठीक, हाँ, इस तरह से करने का फ़ायदा क्या होता है, यहाँ से एक चीज़ जो इम्पीडेंस हम निकालते हैं बाद में, इम्पीडेंस डायरेक्टली मिल जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे वी अपान वेक्टर आई माइनस जे अपान ओमेगा से सीधे मिल जा रहा है। ठीक, इम्पीडेंस को हम लोगों ने डिफाइन किया था, तो जब हमको फेजर डायग्राम बनाना होता है तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमको आई का एक्सप्रेशन चाहिए, तो आई का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ये आएगा, तो यहाँ से हम लोग बनाएंगे। ठीक, और वी का एक्सप्रेशन हमारे पास ऑलरेडी है, ये दोनों लेकर के हम लोग फेजर डायग्राम बना लेंगे। ठीक, दूसरा तरीका हमारा ये था। अब इसमें बात आती है फिर हमको वेब फॉर्म बनाने की, वेब फॉर्म कैसे बनेगा दोनों का। तो मैंने बताया था कि वेब फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, दोनों का वर्चुअल पार्ट या फिर कह सकते हैं कि इमेजनरी पार्ट लेते हैं। अब इमेजनरी पार्ट लेंगे तो क्या आएगा, तो मैं इधर जो सेकंड मेथड मैंने लिखा था इसको मैं हटा रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा था, विनोद प्रकाश सर की बुक में ये दिया हुआ है। आप लोग दोनों तरीके में से किसी भी तरीके को फॉलो करेंगे, दोनों सही है। ठीक, और दोनों में सेम ही वर्किंग की गई है, बस थोड़ा सा कम लिखने के लिए दूसरे तरीके का यूज किया गया है। ठीक, वेब फॉर्म कैसे बनेगा, तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन से मैं अगले पेज पे चलता हूँ। जो वेक्टर v की वैल्यू हमारे पास या vt है वो कितना है, v नॉट ई टू द पावर जी ओमेगा टी, और जो करंट वेक्टर है यानी कि वेक्टर आई टी, मैंने स्मॉल ले रखा है, स्मॉल ही लिख रहा हूँ, बीच में कैपिटल मैंने गलती से लिख दिया था। ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ पे आई नॉट में मान सकता हूँ, बट आई नॉट ना लिख करके जो पीछे में लिया हूँ वही लिख दे रहा हूँ, वी नॉट अपान 1 अपान ओमेगा सी
ई टू द पावर जे ओमेगा टी प्लस फाइव की जहाँ पे पाई बाई 2 था, ठीक, पाई बाई 2, ठीक। यह मैं क्या कह रहा हूँ, 1/ओमेगा c जो है इसको मैं एक क्वांटिटी मान रहा हूँ xc, ठीक। ये आगे चल के भी पता चलेगा कहाँ से xc आता है, जब इम्पीडेंस निकालेंगे तो पता चल जाएगा कहाँ से आ रहा है, ठीक। एक वो इम्पीडेंस होता है। या यहीं पे कर देता हूँ मैं, लेट V0/1/ओमेगा c इज इक्वल टू I0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, जो IT की वैल्यू आ जाएगी ये कितना आ जाएगा, I0 ई टू द पावर जे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक। अब इन दोनों इक्वेशंस का इमेजिनरी पार्ट हम लोगों को लेना है। इमेजिनरी पार्ट कैसे लेंगे हम लोग, तो देखिए इसको जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, V0 cos ओमेगा टी प्लस JV0 sin ओमेगा टी, ये आया। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, V0 sin ओमेगा टी। इसी तरह जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, I0 cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 प्लस जे I0 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक। मैं बार बार फाई लिख रहा हूँ, फाई मुझे याद है, पाई बाई 2। अब देखिए इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, I0 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 90 प्लस थीटा एक तरह से, और sin 90 प्लस थीटा होता क्या है, cos थीटा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसी को मैं लिख सकता हूँ I0 cos ओमेगा टी, ऐसे लिख सकता हूँ। हमको ये मिल गया क्या, इमेजिनरी पार्ट। तो अब देखिए जो VT का इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, यानी कि वोल्टेज वेक्टर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना आया, V0 sin ओमेगा टी। और जो करंट वेक्टर है हमारा IT, इसका जो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं वेक्टर लगा रहा हूँ, ऑनलाइन इलेक्ट्रिक सर्किट में कहीं मैंने वेक्टर नहीं लगाया हुआ है, ठीक। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि जहाँ मैंने VT IT लिखा हुआ सब वेक्टर क्वांटिटीज ही हैं, ठीक। वहाँ मैं बोलता चला गया हूँ, कहीं लगाया नहीं हूँ, यहाँ लगा दे रहा हूँ, ठीक। तो मैं लगा इसलिए रहा हूँ कि कुछ कई लड़कों का ये था कि सर वेक्टर भी आता है कि नहीं होता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटीज़ की तरह ट्रीट की जाती हैं, वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअल में होती नहीं है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग फेजर्स लिख रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, I0 cos ओमेगा टी, ठीक। ये दोनों का इमेजिनरी पार्ट मिल गया हमको। इस इमेजिनरी पार्ट्स को लेकर के हम लोग वेब फॉर्म बनाते हैं। तो वेब फॉर्म कैसे बनेगा, अब देखिए यहाँ फिर से हमको एक बाउंड्री मार्क करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ दो क्वांटिटीज़ हैं। इधर हम लोग क्या ले लेंगे, टाइम एक्सिस, इधर हम लोग क्या लेंगे, VTR IT, ठीक। स्मॉल IT लिया हूँ तो IT स्मॉल में ही लिखिएगा हर जगह। अब देखिए V0 sin ओमेगा टी है, तो इसका तो पहले एम्पलीट्यूड V0 है और साइनोसाइडल कर्व होगा, मतलब 0 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या है, I0 cos ओमेगा टी, तो ये कोसाइनोसाइडल कर्व होगा, बट इसका एम्पलीट्यूड कितना है, I0, ठीक। और I0 की वैल्यू V0 से हमेशा कम होती है। यहाँ पे देख पा रहे हो लोग आप लोग, जो I0 है वो कितना लिखा गया है, V0/1/ओमेगा सी, यानी V0 समथिंग। तो V0 समथिंग करने का मतलब क्या है कि I0 की वैल्यू हमेशा V0 से कम आएगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, मान लेता हूँ मैं कि ये हमारी एक बाउंड्री हो गई जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है, V0, ठीक। और जस्ट इसके नीचे यहाँ पे कहीं मैं मान लेता हूँ एक दूसरी बाउंड्री जिसे मैं वाइट से मार्क कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, I0। इसी तरह से नीचे हम लोग चलेंगे तो यहाँ कहीं आ जाएगा हमारा -I0, एक बाउंड्री हो जाएगी हमारी, और दूसरा क्या हो जाएगा, -V0, ये हमारी दूसरी बाउंड्री हो जाएगी, ठीक। अब V0 में कौन आएगा, साइन ओमेगा टी, साइनोसाइडल कर्व। तो मैं इसको रेड से ही मार्क कर देता हूँ, ये हमारा कर्व कैसे बनेगा, साइनोसाइडल, ठीक। ध्यान दीजिएगा। दूसरा वाले में क्या है,
कोसाइन कर्व है, प्लस से स्टार्ट हो रहा है, प्लस I0 से, क्योंकि जब t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, तो प्लस I0 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो फिर क्या होगा, जहाँ पर ये कर्व हमारा मैक्सिमम हुआ है वहाँ पे वो 0 होगा, ठीक। और जहाँ ये 0 होने के बाद जहाँ ये कर्व 0 हुआ है वहीं पे ये कर्व क्या होगा, मिनिमम होगा। मतलब हमारा एक कर्व कैसे बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से पास करते हुए यहाँ आएगा, ये मिनिमम हो गया। अब इसके बाद जहाँ पर ये मिनिमम हुआ है यहाँ से 0 के पास करेगा, और जहाँ पे ये 0 हुआ है फिर से कर्व, यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी कि ये कर्व ऐसे यहाँ से पास करके फिर से यहाँ से मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम होने के बाद फिर से ऐसे होते चला जाएगा, ठीक। अब इसकी बाउंड्री क्या है देख लीजिए, बीच में वाइट वाला जो बनाया हूँ, तो उसी बाउंड्री के बीच में चलेगा। तो ये चीज़ है इसमें, ठीक, ऐसे कर्व आएगा। तो ये हमारा हो गया कोसाइनोसाइडल कर्व, जो वाइट से मार्क किया हूँ। ये कर्व किसका हो गया, वाइट वाला जो हो गया ये IT का हो गया, और जो रेड से बनाया हुआ किसका ग्राफ है, VT का, ठीक। फेजर बना सकते हैं तो ग्राफ है तो सीधे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये दोनों क्या हो गए, फेजर डायग्राम हो गया यहाँ पास, ये हमारा वेव फॉर्म आ गया। वेव फॉर्म से और आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वेव फॉर्म बनाते समय हमेशा हमको कौन सा पार्ट लेना है, इमेजनरी पार्ट, ठीक। वेव फॉर्म से जब और आगे पढ़ेंगे, एक्चुअली हम लोग इमेजनरी पार्ट लेते हैं क्योंकि मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में कि यहाँ पे जो हमारा लैग आता है वो लैग सिर्फ और सिर्फ किसके कारण आता है, इमेजनरी पार्ट्स के कारण, ठीक। यानी कि रिएक्टिव पार्ट्स जो होते हैं उसके कारण लैग आता है। तो इसीलिए हम लोग इस पार्ट को लेकर के ही ग्राफ बनाते हैं या वेव फॉर्म बनाते हैं, ठीक। और आगे चलेंगे हम लोग। तो देखिए हम लोग को निकालना है इम्पीडेंस, ठीक। और इम्पीडेंस होता क्या है, वोल्टेज वेक्टर टू द करंट वेक्टर रेशियो लेना है, यानी कि रेशियो ऑफ द वोल्टेज वेक्टर टू द करंट फेजर या करंट वेक्टर। अब या तो ऐसे निकालें या दूसरे तरीके में मैंने किया हुआ था, यहाँ मैंने बताया था कि देखिए सीधे सीधा से आ रहा है, सॉरी मैंने उसको हटा दिया था, और उसको मैंने हटा दिया है, और दूसरे तरीके में सीधा सीधा वो आ रहा था, ठीक। तो देखिए मैं निकाल देता हूँ फिर से, अगले पे चल रहे हैं हम लोग। तो फिर से हमारे पास एक्सप्रेशन वही होगा, जो VT है V0 e⁻j⍵t, और जो IT होगा I0 e⁻ प्लस π/2, ठीक। जहाँ I0 की वैल्यू कितनी थी, V0/1/ωc, ये ध्यान रखिएगा। अब हम करने क्या जा रहे हैं, दोनों का रेशियो लेने जा रहे हैं। तो हमको पता है इम्पीडेंस Z = वेक्टर फेजर VT/ फेजर IT। हम डायरेक्टली वहाँ से भी निकाल सकते हैं, सेकंड मेथड से भी, लेकिन यहाँ से समझना थोड़ा सा आसान होता है, ठीक। मतलब कम से कम कंफर्म होता है कि हम इम्पीडेंस निकालें तो कहाँ से निकाल रहे हैं। तो यहाँ से लिखना भी आसान होता है, समझना भी आसान होता है, इसलिए इस रूल को हम लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं। ये कितना आ जाएगा, V0 e⁻ j⍵t अपान I0 e⁻ j⍵t प्लस π/2, ठीक। अब दोनों की वैल्यूज पुट कीजिए। तो देखिए V0 e⁻ j⍵t जाएगा, नीचे क्या जाएगा, I0 है, I0 की वैल्यू कितना है, V0/1/ωc, ध्यान दीजिएगा, V0/1/ωc। यहाँ पे देखिए कई बार अपान आ रहा है तो इसमें कन्फ्यूज ना होइएगा, इंटू e⁻ j⍵t ये हो गया, और प्लस π/2 है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटू e⁻ j⍵2, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए इससे ये क्वांटिटी कटेगी, V0 से V0 कटेगा, ये नीचे आएगा इसमें, और इसके नीचे है यानी कि 1/, में आएगा, और ये कितना आ जाएगा, दैट्स इम्प्लाइज, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/ωc इंटू e⁻ j⍵2, मतलब ये j है, ठीक। मैंने पीछे बताया था, इसको जब ओपन करेंगे तो cos π/2 प्लस j sin π/2, j sin π/2 की वैल्यू j बचेगी, sin π/2 1 हो जाएगा, और cos π/2 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 1/j⍵c, ये किसकी वैल्यू आ रही है, z की, ठीक। या इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, j से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया आप लोग, तो ऊपर j आ जाएगा, नीचे j² की वैल्यू -1, यानी कि -j/ωc, ठीक।
माइनस जे अपन ओमेगा सी ये आ गया। अब अगर इसमें हम लोग एक तरह से इसको देखें तो ये किसका रेशियो है, वी टी अपन आई टी का, तो जे अपन ओमेगा सी, ठीक, इसके बराबर। यानी कि यहाँ से क्या आ रहा है, वी टी फेजर इज इक्वल टू माइनस आप जे अपान एक्स सी, ठीक है, सब्सक्रिप्ट में नहीं, ध्यान दीजिएगा, यानी कि वेक्टर वी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ जे अपान ओमेगा सी वेक्टर आई टी, ये आ रहा है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को देख के क्या क्लियर हो रहा है, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं ये ओमेगा सी 1 अपान ओमेगा सी, ये तो हमारा अपोजिशन हो गया, ठीक। अब इसमें जो माइनस जे आई टी आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आई टी पर अगर हम माइनस जे ऑपरेटर को ऑपरेट करें तो उस केस में हमको क्या मिलेगा, वी टी, मतलब प्लस जे ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं तो हमारे उस फेजर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट करता है। माइनस जे ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट करेगा, सिंपल सी बात है। तो हमको वी टी कब मिल रहा है, जब आई टी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री हम लोग रोटेट कर रहे हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का मतलब क्या है, हम लोग के पीछे आ रहे हैं ऐसे, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि जो करंट है वो वोल्टेज से ऑलरेडी 90 डिग्री आगे है, ठीक। तो यहाँ से ये चीज़ कंफर्म होता है कि जो हमारा करंट फेजर है वो वोल्टेज फेजर से 90 डिग्री क्या है, आगे है, या करंट जो है वो वोल्टेज से लीड कर रही है 90 डिग्री, या यूँ कहें कि जो वोल्टेज है वो लैग कर रहा है करंट से 90 डिग्री, ठीक। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे -1 अपान ओमेगा सी को एक्स एज्यूम कर लूँ, -1 अपान ओमेगा सी को क्या एज्यूम कर रहा हूँ, एक्स सी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फीज वेक्टर फीज वी टी इज टू जे एक्स सी इंटू आई टी, ठीक, ये हमको मिल जाएगा। अब देखिए हमको इसके बाद क्या देखना होता है, वेरिएशन, ठीक। यहाँ पे हमारे पास है आई नॉट, तो देख रहे हैं कि आई नॉट में भी ओमेगा आ रहा है, और ओमेगा इज टू होता क्या है, मैंने बताया था 2 पाई एफ, जहाँ 2 पाई कांस्टेंट है और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। तो ये भी एक फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और ओमेगा सी जो एक्स सी में जूम कर रहा हूँ ये भी क्या है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और इफेक्टिव अपोजिशन नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इफेक्टिव अपोजिशन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे। तो ओमेगा यहाँ पर भी है, तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ये भी हो गया और फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ये भी हो गया। तो फ्रीक्वेंसी के साथ एक्स सी का वेरिएशन और फ्रीक्वेंसी के साथ आई नॉट का वेरिएशन, ये देखने जा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे मैं बोर्ड को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ, यही मैं हेडिंग कर देता हूँ, क्या देखेंगे, वेरिएशन ऑफ आई नॉट एंड एक्स सी विद ओमेगा, ठीक। सीधे मैं ओमेगा लिख रहा हूँ, ओमेगा में 2 पाई एफ आता है, यानी कि एफ फ्रीक्वेंसी है। तो अब कैसे बनेगा, देखिए एक क्वांटिटी नेगेटिव है और ये क्या है, ऊपर वाला पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमको दोनों तरफ ग्राफ बनाना पड़ेगा। मैं ऐसे लेता हूँ, यहाँ पे क्या है, ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगी, ध्यान दीजिएगा, इधर मैं क्या ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे ओमेगा, ठीक। तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ने के साथ एक्स की वैल्यू घटेगी और घट करके 0 की तरफ टेंड करेगी, ये दिख रहा है ना, माइनस पे है, यानी कि जब हमारा ओमेगा कम होगा तो उस केस में माइनस में इसकी वैल्यू इन्फाइनाइट की तरफ टेंड करेगी। तो ये हमारा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसे घटता हुआ इन्वर्सली है, ऐसे चला जाएगा, ठीक। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, एक्स सी का। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, ओमेगा सी, ओमेगा के बढ़ने के साथ क्या होगा, आई नॉट की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक। तो आई नॉट की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है, करंट बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ बनेगा ये इधर आएगा ऐसे, ठीक। ये किसका हो जाएगा, आई नॉट का, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ करंट बढ़ती चली जा रही है। इस एक्सिस पे क्या लिया गया है, आई नॉट एंड एक्स सी, ठीक, ये इस एक्सिस पे लिए गए हैं। तो ये हमारा वेरिएशन किसका हो गया,
एक्स सी का और आई नॉट का। ठीक, ये दोनों का वेरिएशन है। ओमेगा बढ़ने के साथ यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ वेरिएशन कैसे होगा, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हुआ। तब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 3 चीज़ देख लिया। ओनली कैपेसिटिव सर्किट में फेजर डायग्राम क्या होता है, फेजर कैसे बनते हैं, फेजर डायग्राम्स। उसके बाद वेवफॉर्म कैसे बनाया जाएगा, वेवफॉर्म क्या आएगा, ये देख लिया। इसके बाद आई नॉट और एक्सी का वेरिएशन भी हम लोगों ने देख लिया कि वेरिएशन कैसे होता है। ठीक, इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, एलआर सर्किट, सीआर सर्किट, मतलब सीरीज एलआर और सीरीज सीआर सर्किट क्या क्या होगा। कैपेसिटर और इंडक्टर लगा होगा साथ, कैपेसिटर और रजिस्टर और कैपेसिटर लगा होगा। ठीक, तो कैपेसिटर और रजिस्टर, इंडक्टर और रजिस्टर एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग एलसीआर सर्किट। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।